साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सलोनी क्वेस्ट में। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आज चर्चा करने जा रहे हैं फिलिस्तीन को दुनिया भर से मिल रही मान्यता के ऊपर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इजराइल की एक तरफ पूरब और एक तरफ पश्चिम में दो क्षेत्रों में फिलहाल फिलिस्तीन पाया जाता है। एक तरफ वेस्ट बैंक में, एक तरफ गाजा पट्टी में, और इन दोनों तरफ फिलिस्तीन में रहने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या अगर बात करें इंटरनेट पर 50 लाख बताई जाती है। कहा जाता है 29 लाख के आसपास यहाँ लोग रहते हैं। 21 लाख के आसपास इस जगह लोग रहते हैं, जिसके दो पार्ट हैं उसमें। इस तरह से इस इजराइल के दोनों तरफ कटे भागों में फिलिस्तीनी लोग पाए जाते हैं। दिक्कत क्या है, यहाँ पर हो क्या रही है? इस फिलिस्तीन के भाग को दुनिया के बहुत से देश मानते ही नहीं थे कि ये एक देश भी है। यूनाइटेड नेशंस ने सॉल्यूशन देते समय पहले कहा था कि इजराइल और फिलिस्तीन नाम के ही दो देश होंगे, और दो देशों का होना भी जैसा कि टू स्टेट सॉल्यूशन कहलाता है। मतलब ये स्थिति टू स्टेट सॉल्यूशन की स्थिति कहलाती है। आज के सेशन में हम चर्चा कर रहे हैं इसी बात पर। दुनिया भर के 193 देश जो हैं यूनाइटेड नेशंस के अधीन मान्यता प्राप्त है। अब इस पर बात करें तो जैसा कि मान्यता तो प्राप्त है, लेकिन 193 देशों में से अधिकांश देशों ने अब ये मानना शुरू कर दिया है कि फिलिस्तीन एक देश है। अधिकांश ने मानना शुरू कर दिया। तो कितने हैं तो उसमें से बताएं हम ये लोग। तो ये है इस समय वर्तमान में अगर बात करें तो 197 देश हैं, 57 देश हैं, जो कि 193 देशों में से 157 देश मानते हैं कि फिलिस्तीन एक देश है। अब क्या फर्क पड़ता है नहीं मानने से और मानने से? देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जहां 5 परमानेंट मेंबर बैठते हैं, जिनमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और रूस का अगर बात करें नाम शामिल है। अमेरिका को छोड़ के बाकी चारों परमानेंट मेंबर जब किसी देश को, इवन 5 मेंबर अगर किसी देश को मान ले कि ये मेंबर है, तो वो यूएन में वोट देने का अधिकारी हो जाता है। लेकिन 5 में से अगर कोई भी एक अगर वीटो कर दे तो वो देश में, मतलब अगर बात करें तो यूएन में बैठ नहीं सकता। बैठ तो सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता, क्योंकि एक ने वीटो कर दी है। फिलिस्तीन की वर्तमान स्थिति अभी यही है। यूनाइटेड नेशन की इस समस्या को, समय को बात करें, इस टाइम पर 80वीं बैठक चल रही है। इस टाइम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की अब 80वीं बैठक अमेरिका के अंदर चल रही है, और दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष वहां पर ज्वाइन करने पहुंच गए हैं। अमेरिका पहुंच गए हैं, और ऐसे में दुनिया भर के जितने भी नेता हैं वो अपनी तरफ से यूएन में बता रहे हैं कि हम फिलिस्तीन को अपनी तरफ से देश मानते हैं। ये बात बहुत पुरानी है। भारत बहुत शुरुआत से फिलिस्तीन को देश मानता आता है, लेकिन अमेरिका और अमेरिका के जो पिछले वो जैसे कंट्री थे, विशेष रूप से जो बात करें यूरोपियन देश थे, या फिर कहें कि जो नाटो मेंबर थे, उन्होंने कभी फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दी, क्योंकि अमेरिका इजराइल का समर्थक रहा है। और अमेरिका ने अगर फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दी तो मतलब बाकी भी मान्यता नहीं देंगे। अक्सर यही चलता आ रहा था, पर ये पार्टी यही चल रही थी। लेकिन अभी ताजा खबर जो आती है, सेशन हमने जो किया आपको बताया भी था कि ब्रिटेन ने, कनाडा ने, ऑस्ट्रेलिया ने, ये सारे देश जो हैं अमेरिका की आधी कटी रोटी जो खाते थे, इन देशों ने अब, और इंक्लूडिंग पुर्तगाल की बात करें तो ये इनने मिल करके स्वीकार कर लिया है कि फिलिस्तीन एक देश भी है। अचानक अमेरिका के खिलाफ ये लोग मतलब खड़े जाते हैं। गठबंधन या कहें कि सहयोगी जो देश थे अभी तक जो अमेरिका की चाल पे चलते थे, वो मेजरली यूरोपियन देश हैं। उन्होंने अचानक मान्यता देना कैसे शुरू कर दिया? आप कहेंगे कनाडा यूरोपियन नहीं है, ऑस्ट्रेलिया यूरोपियन नहीं है, लेकिन हाँ, ब्रिटेन एक बड़ी पावर है यूरोप की, पुर्तगाल एक बड़ी पावर है, फ्रांस एक बड़ी पावर है। जी हाँ, फ्रांस ने ही अभी बात करें तो एक मतलब कॉन्फ्रेंस में अपनी बात कही है, रिकॉग्नाइज कर दिया कि एक कंट्री के रूप में फिलिस्तीन को हम मानते हैं। बड़ा सवाल बनता है कि फ्रांस ऐसा क्यों करा, क्यों कर चुका ऐसा? जर्मनी कर चुका ऐसा क्यों? ब्रिटेन ने भी ऐसा किया, पुर्तगाल भी कर चुके। तो ये लोग अचानक जिस तरह से मान्यता दे रहे हैं फिलिस्तीन को एज ए नेशन, क्या ये अमेरिकी किले को, मतलब कहें कि किले के ढहने की निशानी है? मतलब अमेरिका अपने समर्थक को खोता जा रहा है। ऐसे में जब यूएन के अंदर यूरोपियन यूनियन के चीफ कह दे कि हमें गाजा को फिर से जैसा कि बनाना होगा, गाजा मस्ट बी रिबिल्ट, ये तो पूरी तरह से एक बात करें कि सपनों पर पानी फेरने जैसा लगता है। किन लोगों के? जिन्होंने पूरी तरह से गाजा की सफाई कर दी हो। जैसे कि आपको मालूम होगा ट्रम्प के समर्थन में कौन है? नेतन्याहू के द्वारा जो गाजा में जो भी मतलब हॉस्टेजेस हैं, उनकी तलाश के नाम पर गाजा के साथ बर्ताव जो किया जा रहा है, जिसमें कि गाजा में लगभग 60,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लगभग गाजा पूरी तरह से टूट फूट चुका है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। ट्रंप और नेतन्याहू का प्लान है कि गाजा को बिल्कुल क्लीन कर दो और वहां पर नया शहर बसा दो।
ऐसे में जब ये लोग इस तरह की विचारधारा रखते हैं और उस समय पर यूरोपियन यूनियन की बात करें, चीफ एक फंड बना देती हैं, क्या कहती हैं, पैलेस्टीनियन डोनर ग्रुप के नाम से, और कहती हैं कि हमें गाजा को फिर से बसाना होगा। ये अपने आप में बड़ी मतलब बात करें कि मतभिन्नता को दर्शाता है। ये क्या दर्शा शो करा रहा है, अमेरिका और यूरोप अब शायद अलग अलग नावों पर बैठ चुके हैं। अब अलग अलग नावों पर बैठना है, अमेरिकी वर्चस्व को सीधी चुनौती देना है, चैलेंज करना है जैसा है, क्योंकि अमेरिका दुनिया को यूक्रेन और रशिया युद्ध के जो अंदर यूक्रेन के समर्थन में और इजराइल और गाजा युद्ध में इजराइल के समर्थन में लगातार जुटाने में लगा हुआ है, यूक्रेन के समर्थन में। तो अमेरिका अभी भी यूरोपियन देशों को जैसा कि बात करें बांधकर चलने में कामयाब है, लेकिन यूक्रेन और फिलिस्तीनी के मामले में बात करें तो इजराइल और गाजा के मामले में इजराइल के समर्थन में वो लोगों को धीरे धीरे छूटता हुआ देख रहा है। इसीलिए हेडलाइंस लिखी जा रही हैं खुद अमेरिकी अखबारों में कि वर्ल्ड लीडर्स रिकॉग्नाइज कर रहे हैं फिलिस्तीन को। क्या ये चैलेंज है यूएस और इजराइल को, क्योंकि यूएस और इजराइल ही संभवतः बात करें वह वो दो बड़े देश बचे हैं जो ये खुल करके बच जाएंगे, खुल करके गाजा को साफ करने का प्लान जो साझा किए थे करते हो, जैसा कि आप लोग बाकी को तो सब लोग अपना अब गाजा को फिर से बसाने की बात कर ही रहे हैं। ये खबर आज पूरी तरह से हम लोग आप समझेंगे इस बात को। ये इसीलिए ज्यादा जरूरी हो जाती है क्योंकि देखिए यूएन की बैठक चल रही है इस समय पर अमेरिका के अंदर, जहां पर इमैनुअल मैक्रोन जो समेत मतलब दुनिया भर के जो नेता मौजूद हैं वहां पर, ऐसे में इस बात का अर्ज करते हैं, बात रखते हैं अपनी बहुत जरूरी कि यूरोप की ऐसी स्थिति क्या पड़ी। क्या आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यूरोप क्या अमेरिका से नाराज होगा क्योंकि ट्रंप ने उनके ऊपर जो टैरिफ लगा दिए, इसलिए वो सब बातें आप जानते हैं। लेकिन और कौन सी बुनियादी दिक्कतें यहाँ पर हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जिसके चलते यूरोप खुद को बटा हुआ पाता है, आज हम लोग इस मुद्दे को ध्यान से समझने वाले हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल ने फिलिस्तीन को बात करें तो मान्यता दे दी है, जैसा कि उसके बाद अब फ्रांस, मोनाको, माल्टा, लग्जमबर्ग, बेल्जियम ने भी फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी है। ये घटना कहाँ हो रही है, यूरेन के अंदर होती है। इस बारे में जो यूनाइटेड नेशन की जो बैठक हो रही है इसकी अध्यक्षता इमैनुअल मैक्रोन और सऊदी अरब कर रहे हैं, यानी फ्रांस और सऊदी अरब कर रहे हैं। फ्रांस ने बहुत पहले ही कह दिया था कि हम यूएन की अध्यक्षता करेंगे, उसी समय पर हम फिलिस्तीन को मान्यता देंगे। तो इनके द्वारा इनकी अध्यक्षता जब की जा रही थी तो इन्हीं के सामने मतलब ये खुद बोले कि हम फिलिस्तीन को मान्यता देते हैं। इन्हीं के सामने बाकी वर्ल्ड लीडर्स ने आकर के अनाउंसमेंट करना शुरू कर दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यूज के थ्रू, आर्टिकल के थ्रू कि दुनिया भर के जो राजनेता हैं उन्होंने आकर के अनाउंसमेंट करना शुरू किया, जिसमें कि मतलब आपको नीदरलैंड को दिखाई दे रहा होगा कि आप नीदरलैंड बोलते हैं, इसके साथ साथ आपको जर्मनी दिखाई देता है, इसके साथ साथ जब बात करें तो स्लोवानिया दिखाई देता है, डेनमार्क दिखाई देता है, ऐसे ही आप लोगों को यहाँ पर नॉर्वे दिखाई देता है, ऐसे ही लग्जमबर्ग और आयरलैंड की बात करें, नॉर्वे, बेल्जियम, ये सारे वो देश हैं जिन्होंने अपनी तरफ से फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दे दी है। अब यूएन के अंदर ये काम होना, देखिए यूएन का मुख्यालय अमेरिका में है, ट्रम्प का क्षेत्र है, वो ट्रम्प जिनका मन है कि फिलिस्तीन को मान्यता कम से कम उनके साथ वाले को न दें, तो वो सब लोग लगे हुए हैं इनको मान्यता देने के लिए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है जो आप समझो कि समझने की आवश्यकता आपको इस बात से पड़ती है कि थोड़ा सा हम लोग इसको एंट्री करते हैं, जो कि यूरोपियन यूएन की बात करें ये सब हो क्यों रहा है। देखिए दुनिया भर में जब बात होती है मानव अधिकार की, दुनिया की बात करें तो वहां पर लोकतांत्रिक मूल्यों की फ्रीडम और स्पीच फ्रीडम एक्सप्रेशन की, लोगों के जीने की बात होती है वहां पर करते हैं। तो अधिकार की बात होती है। यूरोप के बहुत सारे देश जो है ना उनमें वर्ल्ड लीडर्स हैं, मतलब कि वो ये मानते हैं कि दुनिया के अंदर डेमोक्रेटिक मूल्य में यूरोप बहुत आगे है, वो अमेरिका से भी आगे है। यूरोप तो इसीलिए दुनिया भर के लोग बात करें तो बसने की बेहतरीन जगह मानते हैं। अगर वाकई में लोकतांत्रिक तरीके से दुनिया में कहीं जीने की जगह बचा है तो वो यूरोप है। और इसी कारण से दुनिया के जो 2025 के अंदर वह 2025 के अंदर टॉप बात करें 20 हैप्पीएस्ट कंट्री देखे गए हैं, उनमें मैक्सिमम बात करें तो यूरोपियन कंट्री है। अगर आप उठाकर देखोगे फोर्ब्स की लिस्ट में तो अंदर आपको फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड, ये सभी आपको यूरोपियन कंट्री मिलेंगे, क्योंकि ये व्यक्ति के होने का एहसास दिलाते हैं, करते हैं, यानी मानव अधिकारों की रक्षा करते हैं। मानव अधिकार में उसके मतलब बात करें होने का एहसास कि तुम हो तो इंसान की कदर करेंगे, सबसे ऊपर वो लोग हैं। तुम किस कास्ट के हो, तुम किस देश के हो, तुम किस धर्म के हो, इन सब परे से तुम इंसान हो सबसे पहले, तो इसकी वैल्यू सबसे ऊपर है। ये करते हुए ये देश दुनिया भर में खुशी के लिए जाने जाते हैं।
इसी कारण से यूरोप लोगों के ड्रीम डेस्टिनेशन की बात करें तो शामिल होता है उसमें। वहां जाकर रहने की बात करते हैं सब लोग। आप कहेंगे बहुत सारे लोग तो अमेरिका जाते हैं, अमेरिका नौकरी के लिए जाते हैं लोग, लेकिन मजदूरी के लिए चाहत की जगह जाते हैं कहाँ पर, अमेरिका। अगर रहने की बात करें, रहना है कि हाँ पैसा बहुत है, अब जिंदगी बढ़िया अच्छी स्थिति नहीं है, तो यूरोप जाके रहना है। अब ये दोनों चांसेस बातें आपको आपके बता दी। यूरोप के अंदर बहुत सारे देश भी शामिल हैं, जैसा कि अब ये तमाम वो देश हैं जो आपको यूरोप में दिखेंगे। ये मुसीबत ये है कि जिनके पास न पैसा है और न जिसके पास कोई डिग्री है, वो भी चाहते हैं कि हम यूरोप जाकर रहें। तो वो कैसे जाते हैं? वो जाते हैं अवैध रूप से यूरोप के अंदर। अवैध रूप से यूरोप के अंदर कैसे जाते हैं, अब जानिए। देखिए, यूरोप जुड़ा तो समुद्र के थ्रू ही है ना, मेडिटेरियन सी के थ्रू जुड़ा हुआ है, अफ्रीका से और एशिया से। ऐसे में बढ़िया नाव में लोग बैठते हैं, बॉर्डर पर पहुंचते हैं और घुस जाते हैं यूरोप के अंदर। अब आप कहोगे कि अगर लोग इस तरह से यूरोप में जा रहे हैं, यूरोप के अंदर एंट्री कर रहे हैं, तो क्या यूरोप वाले उन्हें रोकते नहीं है? देखो, इतनी तारीफ थोड़ी देर पहले हमने जो आपको की, आपसे बताया यूरोप की, यूरोप में मानव होने का अर्थ बहुत बड़ा है, इंसान होने का अर्थ बहुत बड़ा है। तुम इमिग्रेंट हो, तुम रेजिडेंट हो, इससे उनको फर्क नहीं पड़ता। तुम दुनिया के किसी भी देश से आकर बस यूरोप की सीमा को छू लिए, तो यूरोप की पुलिस अगर पकड़ भी लेगी आपको ना, तो भी जिस देश से आप भाग कर आ रहे हैं, वहां के असल नागरिक से ज्यादा इज्जत आपको वहां कैदी बनने में मिलेगी। जैसा कि आप मूवीज में देखे होंगे, जिस तरह आपने कैद खाने देखते हैं ना यूरोप के, उनकी जेल देखकर आप सोचते होंगे कि क्या ये तो हमारी सोसाइटी से भी अच्छे तरीके से रखते हैं, यहाँ पर अच्छे से रखते हैं, मतलब खाना पीना अच्छे से देते हैं, बढ़िया कपड़े पहनने को देते हैं। और अगर अपराध ज्यादा बड़ा नहीं है तो फिर दूसरे देश में भेजते भी नहीं है ये लोग, बाकायदा उनके अधिकारों की बात सुनते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई आप कैसे आए हो, बोलो आपको क्या चाहिए, आप किस वजह से आए हो, मतलब आपका यहाँ पर इरादा क्या है आने का। इस तरीके से यूरोप के अंदर मानव अधिकार के नाम पर इमिग्रेंट्स के अधिकारों को बहुत सुरक्षा होती है। यही कारण है साथियों कि बड़ी सारी बोट समुद्र के माध्यम से यूरोप के तट की तरफ भागती हुई दिखाई देती हैं आपको। यूरोप के जो रहने वाले ओरिजिनल लोग होंगे ना, वो इस बात का पूरी तरीके से विरोध करते हैं। कहते हैं अरे महाराज, कम से कम इनको मत आने दो हमारे यहाँ, हमारे जो संसाधन है वो ये सब खा जाते हैं। लेकिन दुनिया भर में जिस तरह की ख्याति है यूरोप की, ये इंसानों की कदर करते हैं। तो भाई साहब, कद्र के नाम पर ये सब लोग कद्र पाने पहुंच जाते हैं, माइग्रेंट पहुंच जाते हैं। अब आप पूछेंगे ये गधा मार के जाते हैं या डंकी रूट से जाते हैं? नहीं, ये बोट से गए हुए लोग हैं। इन्हें चोरी छुपे नहीं जाना, ये तो बस वोट के टिकने का एक तरीके से मकसद है कि चाहे जैसे उड़ कर जाए, तैर कर जाए, इन चैनल को पार करना है, पहुंचना है, बस सीमा छू देनी। उसके बाद वहां की पुलिस भी आपके साथ गलत नहीं कर सकती। अब सवाल आता है कि जिनके साथ बहुत बुरा बर्ताव हो रहा है वो लोग कहाँ हैं? जैसे कि गाजा पट्टी में है, सीरिया में है, अफगानिस्तान में है, लेबनान में है, जहाँ आए दिन गोले फटे रहते हैं। वहां से लोग निकल निकल कर भाग रहे हैं। जैसे वर्ष मतलब 2020 की बात करें अंदर, जब अफगानिस्तान का हाल बहुत चरम पर हुआ था, तो अमेरिका ने छेद दिया था जब पूरी तरीके से, तो अफगानिस्तान भी लोग मतलब भाग के निकले थे। अगर हम पड़ोसी देश की बात करें, पाकिस्तान और ईरान को हटा दे, तो आप नंबर देख के सरप्राइज होंगे कि अफगानिस्तान के लोग अफगानिस्तान से निकल कर कहाँ गए। मेजर नंबर उनका गया जर्मनी में, 12,000 लोग जर्मनी में जाकर शरण लिए। अफगानिस्तान से जर्मनी बहुत दूर पड़ता है, फिर भी पहुंच गए। तुर्की, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ग्रीस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, इटली, यूके, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम। ये अफगानिस्तान का हाल है कि दुनिया में कहीं भी युद्ध हो, युद्ध से बचने के लिए लोग अपना देश छोड़ देते हैं। छोड़कर जाते कहाँ हैं? तो जवाब है यूरोप जाते हैं। ऐसे ही रशिया यूक्रेन का मामला मैं आपको बता देती हूँ। यूक्रेन के ऊपर जब हमला हुआ तो 1.5 मिलियन लोग जो है ना, यानी 15 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़ा, और उनमें से जो अधिकांश लोग पहुंचे थे वो कहाँ गए थे? यूरोपियन देशों में जाकर के शरण ली। पोलैंड में लगभग 9 लाख लोगों ने जाकर के शरण ली थी। ऐसे ही रशिया में 1.5 लाख लोगों ने जाकर शरण ली थी। जर्मनी, रशिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, यूके, फिर से यहाँ पर एक बड़ा नंबर निकल करके आया। 3 साल के अंदर 70 लाख यूक्रेन के लोगों ने, बात करें तो, यूक्रेन छोड़ा, और उनमें से 12 लाख लोग केवल जर्मनी में जाकर शरण लिए, 12 लाख रशिया में भी जाकर लिए। लेकिन जर्मनी फिर से एक बड़ा नंबर निकल करके आया। यूनाइटेड नेशन का जो कि ह्यूमन राइट कमीशन है, वो इस बारे में बात करता है। वो बताता है कि दुनिया भर में जितने भी मतलब रिफ्यूजीज निकल कर भागते हैं, उनमें से 1.5 करोड़ के आसपास रिफ्यूजीज की बात करें तो यूरोप में जाकर शरण लेते हैं, और उनमें सबसे ज्यादा शरण वो जर्मनी में लेते हैं, और उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट नंबर पर तुर्की आता है। मतलब कुल मिलाकर के बात यह है कि दुनिया के अगर कहीं संघर्ष होता है तो लोग भागेंगे, और भागेंगे तो शरण लेंगे कहाँ पर? यूरोप में, यूरोप पहुंचेंगे।
अब तक आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि फिलिस्तीन की अगर बात हो तो फिलिस्तीन पर भी तो गोले चले हैं, बरसाए गए थे। जिस तरह से गाजा पट्टी की सफाई चल रही है, 60,000 के आसपास लोगों के बनने की खबर आती है, तो बड़ी संख्या में लोग छोड़कर भागे होंगे। तो फिलिस्तीन का पड़ोसी एक तरफ, मतलब फिलिस्तीन का एक पड़ोसी एक तरफ तो इजिप्ट है और वेस्ट बैंक का पड़ोसी एक तरफ है जॉर्डन है। तो ये यहाँ से निकल करके इजिप्ट और जॉर्डन में शरण ले लेनी चाहिए इन लोग को। वो दोनों लोग इनका एंटीट्यू नहीं देने देते। तो देखिए, अरब वर्ल्ड के देश फिलिस्तीन के लोगों को अपने देशों में नहीं आने देते। देखिए, बड़ी एडी बात करें यहाँ पर हम क्यों ऐसा होता है, ऐसा सहयोग क्यों की इनको देख के बड़े सरप्राइज होंगे आप लोग कि देखिए फिलिस्तीनी लोग मेजरली मुस्लिम है और मुस्लिम वर्ल्ड के जो अन्य देश है जैसे इजिप्ट है या फिर जॉर्डन है, लेबनान है, सीरिया और जैसे सऊदी या कहेंगे और भी देश कुवैत, बहरीन, ये तमाम देश है। अब फिलिस्तीनियों को अपने यहाँ जगह नहीं देंगे, ये लोग क्यों नहीं देते? देखिए, ये मुसलमानों में आपस में ऐसा नहीं कि चिड़ है या एक दूसरे से चिड़ते हैं, उनका मतलब अच्छा नहीं चाहते हैं। वो लोग सब कुछ चाहते हैं, अच्छे भी हैं, अलग बात है। लेकिन दिक्कत इसमें ये आती है कि उन्हें इजराइल का बहुत डर होता है। बोले किस बात का डर? इजराइल खुद कहता है तुम लोग इन लोग को अपने अपने यहाँ ले जाओ, अपने अपने यहाँ रख लो। नहीं, दिक्कत ये है कि इसमें सबसे पहले क्या होता है, इसमें सिख वार हुई थी जो कि शुरुआत में 1967 में बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी निकल करके इजिप्ट में और जॉर्डन में जाकर बच गए थे, सीरिया में चले गए थे, कुछ लोग चल के लेबनान भी चले गए थे। इजराइल ने तब तो सबसे कहा था कि हाँ इन लोगों को अपने यहाँ ले जाओ, लोगों ने लख भी लिया। मुसीबत क्या हुई इसमें, जो लोग अपना देश छोड़कर गए हैं उनमें बात करें, उनमें से अपने देश के प्रति जो एक चाह होगी लोगों के अंदर, फिलिस्तीन को छोड़ करके अगर कोई दूसरे देश में शरण लिया है तो अपने देश की तो याद आती होगी ना लोगों को। जब अपने देश की याद आएगी तो वो लोग क्या करते हैं, फिर वो उस याद में क्या करेंगे, याद में खोलेंगे, अल्ट्रा नेशनलिस्ट बन जाएंगे और आतंकवादी बन जाएंगे। अब इसी में क्या होता है ना, एक्टिविस्ट बन जाएगा, चाहेगा कि मैं इजराइल का बुरा करूं। इजराइल का बुरा करूं किस देश में बैठकर करूं, या तो इजिप्ट में बैठूं या जॉर्डन में बैठूं, बैठ के वहां से गोले फोड़ देंगे हम लोग, लेबनान से करेंगे, सीरिया से, मतलब हर जगह से जहां जहां ये लोग रहते हैं फिलिस्तीन वाले, इजराइल पर हमला करने की कोशिश करते हैं। आज इजराइल पर हमला होगा, देखिए हमला होगा तो आदमी रहा कहाँ का है, भाग कर तो गया था फिलिस्तीन से, लेकिन रह कहाँ रहा है, वो तो वहीं पे रह रहा है, जॉर्डन, इजिप्ट, सीरिया में शरण दी थी उन लोगों ने। अब जिसने शरण दी थी उस देश पर इजराइल गोले बरसा दे रहा है, तो देखिए मतलब इजराइल पहले तो लोगों को भगा के वहां पर बिछवाता है, वहां से अगर हमला हो जाए तो उस देश पर हमला कर देता है। तो वो लोग कहते हैं कि भाई सुनो, फिलिस्तीनियों को हम नहीं लेंगे अपने यहाँ पे, ये लोग आ जाएंगे फिर तुम्हारे को मारने आओगे हमको, क्योंकि बड़ी मुश्किल से पीस ट्रीटी चला रहे हैं हम लोग इजिप्ट के साथ, तो बहुत बुरा हाल है। जैसा कि देखिए पहले ही पेनिसुला छीन लिया था इजिप्ट ने, इजराइल ने इजिप्ट से, सुएज कैनाल वाला हिस्सा इजराइल ने छीना हुआ है 1967 में। वो तब से डर के मारे बैठा हुआ है, वो कहता है कि 67 साल हो गए हैं, मतलब 40 साल हो गए हैं पूरे इस पंगा, हम तुमसे पंगा नहीं लेंगे, मतलब एक तरीके से उसको अलग ही चल रहा है उसका, वो चुपचाप रहना चाहता है, उसको इस मामले में कोई दखल देनी नहीं है, जिसका मानना है जहां जाओ जाना है जाए, लेकिन हम अपने यहाँ नहीं लेंगे, इसका इजराइल का मानना है, इजिप्ट का मानना है। जब इजिप्ट मना कर देता है तो फिर कहाँ जाएंगे ये लोग, ये लोग निकल करके फिर से पहुंचते हैं यूरोप, मतलब यूरोप जाते हैं। अब एक तरीके से आप उठाकर देखेंगे तो दुनिया भर के जितने भी मतलब रिफ्यूज भागकर कहीं जाते हैं तो सबसे ज्यादा वो जाकर कहाँ मिलेंगे आपको, वो यूरोप में शरण लेते हैं। अब आप पूछेंगे यूरोप ऐसा क्या कर दे रहा है जो सबसे पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं, प्रॉपर वो बच्चों को एजुकेशन मिलती है, वहां पर हेल्थ मिलती है, हेल्थ केयर के साथ साथ रहने की जगह मिलती है, और तो और काम करने की आजादी भी मिलती है। जो रिफ्यूज जाते हैं उन रिफ्यूज को वहां पर रहने के लिए मतलब एक अच्छे सा घर मिलता है, पूरा मानवाधिकार सम्मान मिलता है। तो ऐसे में गाजा पट्टी को छेदने का प्लान था इजराइल का, वो भारी किस पे पड़ रहा था यूरोप पे, क्योंकि गाजा से निकलकर जो भी जा रहा है कहाँ जा रहा है, यूरोप में जा रहा है। ये जो वर्कर की भीड़ बढ़ रही है जाती है, इनका मेजर डेस्टिनेशन कहाँ पर है, बोले चलो यूरोप चलते हैं। तो ऐसे में मैंने आपको बता दिया कि अरब देश तो इनके जैसे कि यहाँ पर इनको ले नहीं रहे हैं, ठीक है, लेकिन यूरोप की यात्रा यूरोप चले जाते हैं यूरोप पर। अब यूरोप की टेंशन ये बढ़ती है कि ये लोग माइग्रेंट हमारे यहाँ आते हैं, इससे हमारे यहाँ के संसाधनों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, जैसे हमारी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था हिल जाती है। इसके सारा हम आपको बता दें, मैं आपको बताऊं, जैसे कि आप देखोगे इस समय वहां पर हो क्या रहा है। आप थोड़े दिन पहले भी देखा होगा आपने कि ब्रिटेन के अंदर लोगों ने बड़ी मात्रा में सड़क पर उतर करके मतलब प्रदर्शन कर दिया था रॉबिन्सन के नेतृत्व में। अभी ब्रिटेन के अंदर प्रदर्शन जब हुआ था, ब्रिटेन के लाखों लोग जो करीब लगभग आसपास सड़क पर आ गए थे वहां पर,
उन लोगों का ये कहना था कि भाई जो इमिग्रेंट को हमारे देश में आने क्यों दे रहे हो आप लोग। अब वो कहते हैं कि हमारे यहाँ तो इसलिए आने देते हो क्योंकि हमारे यहाँ मानव अधिकार है, हमारे यहाँ पे अधिकारों को परिवर्तन कर दे तो फिर यूरोप नहीं बचेगा, वो हमारे लिए अच्छा भी नहीं होगा। तो इसलिए सरकारें वहां पर परेशान है इस बात को लेकर के, जनता भी परेशान है इस बात से, और इस बात से परेशान है कि ये इमिग्रेंट्स हमारे यहाँ आते हैं। ब्रिटेन के हालात आपने सड़कों पर उतरते हुए कुछ दिन पहले ही देखा था। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि इनके यहाँ जगह बहुत कम है, पुराने अमीर लोग हैं, अब आप ये लोग काम करना तो बंद ही कर चुके हैं। इमिग्रेंट्स बड़ी संख्या में यहाँ पर जा रहे हैं, जैसा कि खर्चे बढ़ते जा रहे हैं इन लोगों के मानव के विकास के लिए, या फिर लोगों के इलाज के लिए, या संसाधनों के लिए, नौकरी के लिए ये लोग पैसा खर्च किए जा रहे हैं। अमीर कभी हुआ करते थे, अब ये बचे नहीं है। ऐसे में आपको मैं बता दूं, खबर यहाँ पर आती है, फ्रांस जो है ना, ये इस समय उसके यहाँ पर एक बड़ी दिक्कत चल रही है। कहा जा रहा है कि यूरोप की जो सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो ना बैंकरप्ट कारण, मतलब बात करें कि बैंकरप्सी के नजदीक तक पहुंच सकती है। ऐसा बोला गया है, फ्रांस की इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। आप ये 8 सितंबर की खबर देखोगे, फ्रांस के अंदर इसी कारण से बड़ी मात्रा में प्रोटेस्टर जो उतरे थे। 19 सितंबर के आसपास हमने खबर आपको बताई थी, जब प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ गया था फ्रांस के अंदर। उसने बजट कर दिया था कि भाई पैसा बचाना पड़ेगा हमें फ्रांस को चलाने के लिए। लोगों ने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट करते ही प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, अपना पद छोड़ना पड़ा। मतलब अब इन देशों के यहाँ पर ये दिक्कतें हो गई हैं कि आज दिन प्रोटेस्ट होते रहते हैं। आज की खबर हम आपको बताएं, कल की जो 23 सितंबर की, यूके है ना, इस समय हाईएस्ट इन्फ्लेशन फील कर रहा है वहां पर। G7 देशों के अंदर ऐसा जैसे हम बात करें तो OECD का मानना है कि सोचिए कि ये जितने भी लोग अच्छा बनने निकले थे माइग्रेंट्स के ने यहाँ जाकर के इनके संसाधनों को पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर दिया है। ऐसे ही OECD ने माना है कि जर्मनी की ग्रोथ रेट कम होने वाली है। ये भी हम बता दें, 23 सितंबर की खबर है। जर्मनी जो इस समय सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स की जगह देता है, यूरोप में लगभग 3 मिलियन के आसपास माइग्रेंट्स केवल जर्मनी में हैं। यूरोप के अंदर मैक्सिमम माइग्रेंट्स आ रहे हैं दुनिया भर से, उनमें सबसे ज्यादा जर्मनी और ब्रिटेन में। ऐसे में इनकी अर्थव्यवस्था धार से नीचे आ रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। इसके चलते रीजनल लेवल पर अगर बात करें तो प्रोटेस्ट बढ़ रहे हैं। ये बात खुद अमेरिका ने यूरोप को सुनाई है, खूब चिल्ला चिल्ला करके बताई है। जब रेडिवेंस यूरोप में आए तो उन्होंने कहा कि यूरोप वालों आंखें खोलो, तुम्हारी असली प्रॉब्लम क्या है पहचानो। तुम ये जो मानव अधिकार का अपने अच्छे होने का जो ढोंग कर रहे हो, सांग उड़ करके चल रहे हो ना, इससे हम माइग्रेंट्स को आने देंगे कि ये एक दिन तुम्हारी नस्लों को खत्म ही कर देंगे। यही कारण है कि ब्रिटेन में जो अभी रॉबिन्सन के नेतृत्व में रैली हुई थी ना, उसमें JD वेंस के पोस्टर भी लहराए गए। JD वेंस डायलॉग चलाए गए थे, ब्रिटिशर्स ने चलाए थे कि देखो अमेरिका हमें याद दिला रहा है कि माइग्रेंट्स को मत आने दो। अमेरिका हमें याद दिला रहा है कि इलॉन मस्क याद दिला रहा है कि ट्रंप याद दिला रहा है, चार्ली कर्क मर गया कहते कहते कि माइग्रेंट्स को मत आने दो, ये पूरा देश हमारा खा जाएंगे। तो JD वेंस के बाद नारे हैं जो यूरोप के ऊपर, मतलब खुद मतलब कि यूरोप तो बोले सुसाइड करने की स्थिति में जा रहा है। यूरोप इज कमिटिंग, जैसा कि हम बात करें, सिविलाइजेशन सुसाइड थ्रू मास इमिग्रेशन। ये JD वेंस के पुराने बयान हैं, इसी साल के बयान हैं। मतलब अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट ने यूरोप को उनके इमिग्रेशन पॉलिसीज के चलते खूब खचा है। बाकायदा ये खुद ये कहते हैं कि JD वेंस अमेरिकी राष्ट्रपति हैं और यूरोप वालों से कहते हैं कि तुम पहले इमिग्रेंट्स को यहाँ आने देते क्यों हो आखिर में। उनमें से तुम्हारे कुछ रीजनल लोग उनको पसंद नहीं करते हैं। भाई ऑब्वियस सी बात है, किसी का हक मर रहा है तो वो फिर लोग किसी को कोई पसंद करेगा। वो लोग आकर तांडव पुरांडव खेलते हैं और तुम्हारे यहाँ पर जैसे कि बात करें गाड़ियां चढ़ा देते हैं। देखो तुम्हारे देश के अंदर जो प्रोटेस्ट है ना, वो इस लेवल पर ये इमिग्रेंट्स ही हैं। इसी कारण से आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज ही के अखबार में जैसे कल के मैंने बताया था आपको कि फिलिस्तीन के समर्थन में, गाजा के समर्थन में ब्रिटेन ने बाकायदा बैंड बने हुए हैं, म्यूजिक कंसर्ट हो रहे हैं, 15-15 हजार लोग इकट्ठे हो रहे हैं इमिग्रेंट्स के समर्थन में, नारेबाजी हो रही है ब्रिटेन के अंदर, गाजे बाजे के साथ में, मतलब फिलिस्तीन की जय हो रही है, इजराइल को डेथ मिल रही है। जैसे की बात करें, ये सब ब्रिटेन में हो रहा है। तो कुल मिलाकर के इन सबको ये याद दिलाया जा रहा है कि तुम जो भोले भंडारी बनकर बैठना चाह रहे हो ना, कि हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे यहाँ आने दो जिसको आ रहा है, यूरोप खत्म हो जाएगा पूरा। तो तुम्हें ये हम बता रहे हैं पहले से इस बात से। तो इसी का फिर इन लोगों ने मतलब सॉल्यूशन निकाला कि अमेरिका वालों फिर तुम्हें झुकना पड़ेगा एक जगह पर। बोले क्या, जहां जहां युद्ध हो रहे हैं वहां युद्ध रुकवाओ तुम,
और युद्ध रुकवाओ, युद्ध रुकवाने के नाम पर इमिग्रेंट्स को आने से रोकोगे, और वही तभी होगा जब सबसे पहले ये जो इजराइल और जैसा कि फिलिस्तीन का युद्ध रुकवाओ एंड वहीं पर रसिया यूक्रेन का युद्ध रुकवाओ, तो ये लोग यहाँ पर तब जाके ये इमिग्रेंट्स कम होंगे हमारे यहाँ आने में। यूक्रेन के लोग तो खुद भी सक्षम लोग हैं, लौट आएंगे वापस। लेकिन रसिया यूक्रेन में जो तुम सबसे पहले यूक्रेन जैसे अफगानिस्तान से बात करें तो ये इजराइल फिलिस्तीन में पहले गाजा पट्टी पर युद्ध करवाना रुकवाओ, तब जाकर बात बनेगी। तो वहां से यूरोप वालों ने खेला पकड़ लिया। ये कहानी मैं आपको सुना रही हूँ, आपको आज से जोड़ सकते हैं कि जैसे कि आज अभी जैसा कि कल सेशन में हमने बताया था, इससे कल सेशन में इन्होंने यूएन में भाषण दिया है ट्रंप ने। उसमें ये कहा है कि इस समय पर यूरोपियन कंट्रीज को उनकी इमिग्रेशन पॉलिसी के कारण फिर से टोका है कि तुम लोग बर्बाद होने की तरफ बढ़ रहे हो। कहा, मजाक बनाते हुए ट्रंप ने ये बात कही है कि यूएन की तो पॉलिसीज देखकर हंसी आती है। 372 मिलियन का कैश असिस्टेंस इन्होंने माइग्रेंट्स के लिए रखा हुआ है। उनके ट्रांसपोर्टेशन, फूड शेल्टर, अरे क्यों रखा है भाई साहब? युद्ध करें ये लोग और लोग प्रस्थान करें, उनके लिए पैसा खर्च कर दे तो कोई, तो फिर ये लोग इनको भी खींच लेते हैं। देखिए, अमेरिका महान क्यों बोला जाएगा, उसके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। फिलहाल के लिए कुल जमा अर्थ ये होता है, यूरोप असल मायने में अमेरिका के खिलाफ नहीं हो रहा है, वो अपने आप को बचाने का कोशिश कर रहा है। गाजा को रिबिल्ड करने की कहने की बात जो है, ये माइग्रेंट्स को निकल करके जो उनके देश में शरण लेने जा पहुंचते हैं, क्योंकि इजराइल तो कह चुका है कि फिलिस्तीन नाम का देश ही नहीं छोड़ूंगा, मैं सब साफ कर दूंगा। तो देखो, ऐसे में अब क्या है ना, ये सब लोग एक साथ हो करके गाजा को बचा लो ताकि हमारे यहाँ जो बर्डन ना पड़े। तो ये अमेरिका को मनाएंगे, और यही कारण है कि अभी ट्रंप के साथ में गल्फ के बहुत सारे देश मिलने वाले हैं। गल्फ के साथ में अरब और मुस्लिम लीडर्स की मुलाकात है आज ही। हम आपको बताएं, ये हो सकता है कि इसमें क्या हो, ट्रंप उन्हें कोई गाजा का बेहतर प्लान बना कर दे, जैसा कि यूरोप की तरफ भी ना वजन बढ़े और आपको कुछ भी हो, जैसा भी होगा वो पता चलेगा। लेकिन दुनिया में इस समय बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ ये आ चुका है, इजराइल बिल्कुल जिद पर अड़ा हुआ है कि फिलिस्तीन को मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको साफ करके ही मानूंगा, फिलिस्तीन नाम का कोई देश नहीं बचने दूंगा। अमेरिका उसके साथ खड़ा हुआ है और दुनिया भर के देश अमेरिका को मनाने लगे हैं कि कम से कम ये जगह गाजा को छोड़ दो। नहीं छोड़ेंगे, अब देखते हैं क्या होता है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, आपकी अपनी राय क्या है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप में जैसे कि जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन भी कर ले, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। Thank you for the watching.